हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम चैप्टर 12 सिक्स क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था, आज मैं आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। रेशियो क्या होती है ये मैंने आपको बताया था कि रेशियो इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन एंड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ numerator divided by denominator, and ratio is written in the form n is to d। रेशो को हम लिखते हैं रेशो इज इक्वल टू n is to d, न्यूमरेटर is to डिनोमिनेटर। जैसे हम 3 is to 2 लिखते हैं। 3 is to 2 लिखने का मतलब मैंने आपको बताया था कि 3 plus 2 अगर मैं 5 कर दूं तो टोटल शेयर 5 है, उसमें से 3 पार्ट्स एक के हैं और 2 पार्ट्स दूसरे के हैं। पहले वाले के 3 पार्ट्स हैं और दूसरे वाले के 2 पार्ट्स हैं। ये रेशियो मैंने करवाया था और 12.1 एक्सरसाइज के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम करेंगे प्रोपोर्शन। एक मैंने आपको इक्वल और इक्विवेलेंट रेशियोज भी बताई थी, ठीक है। अगर इक्वल रेशियोज, दो रेशियोज अगर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दो रेशियोज अगर आपस में इक्वल हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 3:2 इज इक्वल टू 12:8, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को हम लिखते हैं 3:2 4 डॉट्स 12:8, ठीक है। मतलब यहां पर ये जो 4 डॉट्स ऐसे लिखे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ये साइन जो है प्रोपोर्शन का है, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इस साइन का मतलब होता है इज इक्वल टू, इस साइन का मतलब होता है इज इक्वल टू। इसको हम इससे भी कंपेयर करते हैं कि ये इज इक्वल टू होता है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों प्रोपोर्शन में, अगर मैं ये कहूं कि प्रोपोर्शन में लिखने का मतलब, अगर मैं कहूं कि इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या होता है ये आप नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत काम आएगी चीज। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है सीरीज में, तो इसका मतलब होता है पहले 2 नंबर्स का रेशो और दूसरे 2 नंबर्स का रेशो, तीसरे चौथे का, वो दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है, अगर मैं इसको लिख दूं कि सी बी ए डी प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब C/B इज इक्वल टू A/D। ये मतलब है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि पहले 2 का रेशियोज और लास्ट के 2 का रेशियोज वो बराबर होगा। इसको हम बराबर होगा या हम इसको प्रोपोर्शन में होंगे, हम इसको 4 डॉट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम एक और इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। A/B और C/D आपस में इक्वल होंगे, तो इसको अगर मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा A/D इज इक्वल टू B/C। मतलब कि 4 नंबर्स अगर प्रोपोर्शन में है तो पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करो और बीच के दोनों मल्टीप्लाई करो तो वो उसका रिजल्ट होगा। प्रोपोर्शन का मीनिंग ये होता है। तो इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन इसमें ये मैं लिखने जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन
ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब इसके दोनों एंड्स पर जो नंबर्स हैं ए और डी, एक्सट्रीम्स, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम्स है, इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडल्स। ये आप फार्मूला याद रख लो। अगर चार नंबर्स आपस में प्रोपोर्शन में हैं तो उसके एक्सट्रीम्स का मल्टीपल और उसके मिडल्स का मल्टीपल सेम होगा। मतलब a इंटू डी विल बी इक्वल टू a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू सी। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव करके भी बताया। a इज टू बी का मतलब a बाई बी होता है, c इज टू डी का मतलब c बाई डी होता है, और प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी होता है। ये हमने आपको, मैंने इक्वेशंस में समझाया था कि एक साइड से दूसरी साइड पर अगर कोई नंबर लाया जाता है, जैसे ये यहां पर डिवाइड है, इसको मैं इधर लेके आया हूं तो डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहां पर डिवाइड है, ये उस तरफ जाकर जो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस होता है। एलजेब्रा में मैंने इक्वेशन सॉल्व करने का ये आपको तरीका बताया था। इट इज नथिंग बट सॉल्विंग एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन में मैंने बताया था कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के में इज इक्वल टू का साइन होता है वो इक्वेशन कहलाती है। बस सिर्फ इक्वेशन, इज इक्वल टू का साइन, इसके अलावा और कोई साइन नहीं होना चाहिए। अगर और कोई साइन है तो वो इक्वेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू के साइन वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही आपकी इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, आपको इस चैप्टर में मैं प्रोपोर्शन भी करवा दिया, डेसिमल भी करवा दिया, रिवीजन हो गया एक तरह से, और आपका इक्वेशंस वाला पार्ट भी आ गया। इक्वेशन तो इस तरह से बीच बीच में मैं आपको पिछले चैप्टर्स के कंसेप्ट बताता रहता हूं, तो शायद आपको कुछ ध्यान में रहे कि हाँ सर ये चीजें हमारा रिवीजन भी करवा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम इसमें करके देखते हैं। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। अब वो कहता है 15:45 40 एंड 120। क्या ये चार नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है? तो हमने क्या करना है, 15:45 इज प्रोपोर्शन टू 40:120, इसको हमने सॉल्व करके देखना है। अगर ये दोनों रेशियो सेम आ जाती हैं तो हाँ ये प्रोपोर्शन में है, नहीं तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। इसको हम लिखेंगे 15/45 इज इक्वल टू 40/120, एंड इसको काटेंगे 15 1s आर 15 3s आर, ये 1/3 आया, 0 से 0 कट गया, 4 1s आर 4 3s आर, ये 1/3 आ गया, ये दोनों इज इक्वल टू आ गए। यस इट इज इन प्रोपोर्शन। ये हमने इसका आंसर ले लिया। एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, चलो 33 44 75 और 100, ये चार नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है? लेट अस ट्राई। 33/45 इज इक्वल टू 75/100। इसको हमने चेक करना है कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 15, ये 25 से डिवाइड हो रहा है, ये 3, ये 25 से डिवाइड हो रहा है 4, ये आया 11/15 और ये आया 3/4। दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर 33 45 75 एंड 100 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन में होने के लिए हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों रेशियोज जो वो है एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए आफ्टर
सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। अब वो कहता है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वो कह रहा है कि 16:25 4 इज प्रोपोर्शनल टू 20:30। एक मैंने आपको तरीका और बताया था कि हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो सेम आ जाते हैं तब भी ये प्रोपोर्शंस में है। ये क्या आया, 16 3s are 480 और ये 24 2s are 480, दोनों सेम आ गए। तो हाँ, ये चारों के चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है और ये ट्रू है। ठीक है। फिर आता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब पूछ रहा है कि क्या नीचे गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। उनको करने के लिए क्या कहता है, 40% इज टू 200%। यहां पर 40% इज टू 200% इज इक्वल टू ₹15 इज टू ₹75। सिर्फ हमने ध्यान क्या रखना है कि रेशोज में ये पर्सन है तो ये भी पर्सन होना चाहिए, ये रुपीज है तो ये भी रुपीज होना चाहिए, बस इतना चेक करना है। यूनिट मस्ट बी सेम इन ए रेशो, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हाँ, ये दोनों ठीक है। अब ये रेशोज आपस में इक्वल है या नहीं है वो हमने चेक करना है। 40:200 इज 5:75, इट इज 1:5, 45 और ये 15 है। ठीक है। और ये 15 1s और 15 5s दोनों रेशियो सेम है। तो हाँ, ये दोनों के दोनों इक्वल है। आर द स्टेटमेंट्स ट्रू? यस, इट इज ट्रू। इसी तरह से इसमें बाकी क्वेश्चंस गिवन है, उनको हम कर सकते हैं। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन। अब एक और क्वेश्चन आया कि क्या बताओ कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। अब यहां पर मैंने लिखा 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड दूसरी रेशो है ₹40 टू ₹60। ठीक है, 160। अब ये बताना है कि दोनों रेशियो सेम है या नहीं है। इसको बताने के लिए ये रुपीज है, ये रुपीज है, इट इज ओके। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, दिस इज नॉट ओके। इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में बनाएं या इस सेंटीमीटर को मीटर में बनाएं, यूनिट हमारा होना सेम है। तो हम इसको 25 मीटर सेंटीमीटर इज टू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब दोनों के यूनिट सेम आ गए, दोनों के यूनिट सेम आ गए। तो अब हम इसको 25:100 लिखेंगे रेशो, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 25/100 इज इक्वल टू 25 1s और ये रेशो हुई 1:4। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये यूनिट सेम है तो हम इसको 40:160 लिखेंगे, इसको 40/160 लिखेंगे और इसको 0 से 0 गई, 4 1s और 4 2s, इट इज 1/4। यस, इट इज ट्रू। हाँ, ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं। ठीक है। इस तरह से हम सारी रेशियोज को आपस में इक्वल और यूनिट्स बराबर करके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका प्रोपोर्शन था। प्रोपोर्शन में आपने सिर्फ जो है, प्रोपोर्शन में आपने सिर्फ क्वेश्चंस को ऐसे समझना है कि दो रेशियोज अगर आपस में इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाएंगी। 4 नंबर्स अगर सीरीज में प्रोपोर्शन में है तो हम उसको 4 नंबर्स को प्रोपोर्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली 2 का रेशो और आखिरी 2 का रेशो बराबर होना चाहिए, तो चारों के चारों वो प्रोपोर्शन में होंगे।
इससे अगला इसका टॉपिक इसमें आता है एक रेशियो प्रोपोर्शन में, एक और टॉपिक है। रेशियो प्रोपोर्शन तो हमारा हो गया, एक और टॉपिक है इसमें, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। एक यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड आपने शायद पढ़ा भी होगा पहली छोटी क्लासेस में। यूनिटरी मेथड क्या है कि अगर हमें कुछ चीजों का एक प्राइस गिवन है, उससे हम पहले एक का निकालेंगे, एक का प्राइस निकालेंगे, और फिर उससे हम ज्यादा का प्राइस निकालेंगे, तो उसको हम यूनिटरी मेथड। जैसे मैं कहूं कॉस्ट ऑफ, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स इज इक्वल टू ₹160। ठीक है, एक डजन पेन की कॉस्ट जो है वो 160 रुपए है, तो वो कहता है 8 पेन्स की कीमत क्या होगी, हमने ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन का मतलब 12 पेन्स, और तो हम इसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, ये निकालने के लिए जब मोर देन टू 1 है, मतलब ज्यादा से हम एक का निकाल रहे हैं, तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। ये याद रख लो, ये फार्मूला याद रख लो यूनिटरी मेथड। मतलब मोर टू 1, मतलब ज्यादा से एक की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 160 डिवाइडेड बाय 12। सिंपल सी चीज है। या मैं आपको एक कहूं कि आपके पास दो पेन 5 पेन की कीमत जो है 10 रुपए है, आप बाजार गए 10 पेन लेने गए, तो वो कहता है कि भैया आपने उसको 10 रुपए दिए, ठीक है, उसने आपको 5 पेन दे दिए। अब आपको ये पता करना हो एक पेन की कीमत क्या है, तो आप 10 को 5 से डिवाइड करके देखोगे ना, 10 से 5 पेन अगर 10 रुपए के हैं, एक पेन कितने का हुआ? 2 रुपए का। तो ऐसे ही हमने कैसे निकाला? 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ज्यादा का किया हुआ है और हमें कम का एक का निकालना है, तो हम डिवाइड करेंगे और एक टू मोर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अब ये एक का प्राइस आ गया हमारा। अब कॉस्ट ऑफ, यहां पर इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, अगर नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, कर लो तो भी चल जाएगा। मैं दो तरीके से करके बताऊंगा आपको। इसको काटेंगे अगर हम, तो ये आएगा 4 जार और 4 3 जार 43 आ गई। 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16 और 0 40/3 आ गया इसका। तो यहां पर 8 का आंसर क्या हो गया? 8 इज इक्वल टू 40/3 इंटू 8। 8 का निकालना है तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जाता नहीं है, इससे मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो 4 8 जार 320/3, इसको काटेंगे, 3 1 जार 3, 3 से जाता नहीं है, 3 6 जार और 3 6 जार और 6 6 जार 106.66, ये इसका आंसर हो गया। यूनिटरी मेथड में आपने क्या रखना है याद, कि यूनिटरी मेथड इज नथिंग बट के पहले आपको एक की वैल्यू निकालनी है। जब एक की वैल्यू आपकी निकल जाए तो फिर आपको ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, उससे ज्यादा की निकालनी है। ठीक है, आपको गिवन होगी ज्यादा की वैल्यू, ज्यादा की वैल्यू से आपको एक की वैल्यू निकालनी है। अगर ज्यादा की वैल्यू से आपको एक की वैल्यू निकालनी है तो आपने डिवाइड करना है, और अगर एक की वैल्यू से आपने ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ये रूल आप याद रख लो। ये रूल अगर आपको याद रहेगा तो यूनिटरी मेथड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद ये एक्सरसाइज आपकी 12.3 आएगी। 12.3 में सारे क्वेश्चंस जो है वो यूनिटरी मेथड के गिवन है। मैं एग्जांपल करवा रहा हूं एक। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स, कॉस्ट ऑफ 6 कैन ऑफ जूस
जूस की 6 कैंस की कॉस्ट जो है वो ₹210 है। ठीक है, अब वो कहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस, 4 कैंस के जूस निकालने। 6 कैंस की हमें वैल्यू दे रखी है, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैंने यूनिटरी मेथड यूज करना है। तो आपने ऐसे ही लिखना है कॉस्ट ऑफ 6 कैंस जूस इज इक्वल टू 210। फिर पहले हम एक की निकालेंगे, एक कैन की। ज्यादा से एक की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम इसको 210 डिवाइडेड बाय 6 कर लो। इसको ना कभी भी काटो मत, ठीक है, काटने से आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसको यहीं पे ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद कहता है 4 केन्स की निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 4 केन्स ऑफ जूस इज इक्वल टू, ये 210/6 है, एक के गिवन है, हमें ज्यादा की निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। अब इसको काटो। अब जितने से कट जाता है ये आ गया 3 2 जार 6, 3 7 जार, और 2 से ये काट दिया 2 2 जार 72 जार 140, ये ₹140 आ गया। मतलब 6 कैंस आप 210 रुपए में खरीदते हो, तो 4 कैंस आप 140 रुपए में खरीदोगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि एकता अर्न्स 3000 रुपीज इन 10 डेज। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। जो निकालना है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखोगे, और जो गिवन है वो आपको राइट हैंड साइड पर रखना है। कॉस्ट ऑफ एकता अर्न्स 3000 इन 10 डेज, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। 10 दिन में वो कमाती है और 30 दिन में कितना कमाती है। ठीक है, तो हमने 10 दिन में निकालना क्या है, कि हमने निकालना है कि कितने रुपए वो कमाती है। जितने रुपए वो कमाती है वो निकालना है, तो वो हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे। जो भी हमें निकालना है उसको हमेशा हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो यहां पर इन 10 डेज एकता अर्न्स ₹3000। ठीक है, एकता 10 दिन में 3000 रुपए अर्न करती है। तो इन 1 डे एकता अर्न्स, यूनिटरी मेथड में ध्यान रखना है कि पहले हम एक का निकालेंगे, फिर हम ज्यादा का निकालेंगे। ठीक है, इसी को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1 पहले हम एक का निकालेंगे, एक से हम ज्यादा का निकालेंगे। ठीक है, और यहां पर कह रहा है, तो ये आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 10। ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का मना किया था, जिसको अभी मल्टीप्लाई मत करो। तो यहां पर 30 डेज एकता अर्न्स 3000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 30। तरीका वही कि यूनिटरी मेथड में 10 दिन का गिवन है, एक दिन का हम निकाल रहे हैं, ज्यादा का गिवन है, कम का निकाल रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। और यहां पर ये हमें कम का आ गया, एक का आ गया। अब एक के बाद हम ज्यादा का निकाल रहे हैं, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब यहां पर कैंसिल कर दो, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 3000 इंटू 3 9000। सिंपल सी चीज है। आप देखो कि 10 दिन में अगर आपने 3000 रुपए कमाए, तो 30 दिन में कितने कमाओगे। 10 दिन में 3000 कमाए, 20 दिन में 6000 कमाओगे, 30 दिन में आप 9000 कमाओगे। अगर एक बढ़िया बुद्धि लगाई जाए, जैसे आप कहते हैं ना, आप अगर दुकान से सामान लेने जाते हैं, तो दुकान से सामान लेने जाते हैं, तो वो कहता है कि भाई सर, किसी रेडी वाले से आप पूछते हो कि अंकल केले कैसे दिए, बनानास लेने जाते हो ना, बनानास हमेशा दर्जन में मिलते हैं, दर्जन में मिलते हैं। वो कहता है बेटा ये हो गए 60 रुपए दर्जन, 60 रुपए डजन। तो वो 60 रुपए डजन दे रहा है, तो 60 रुपए डजन दे रहा है, तो आप हिसाब लगाते, कह रहा है अंकल मेरे को ना 4 दे दो। अब 4 केलों के पैसे आप कैसे निकालोगे,
कि 12 मतलब एक डजन के 60 रुपए हैं, तो पहले एक का निकालोगे, फिर आप 4 का निकालोगे। 12 के 60 रुपए हैं, तो एक के कितने हुए? 5 रुपए, और 4 के कितने हुए? 20 रुपए। तो आप उसको 20 रुपए दोगे और सामान ले आओगे। यही यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं ना, तो वो यूनिटरी मेथड से ही आप कैलकुलेशन करते हैं, उसको यूनिटरी मेथड ही बोलते हैं। अब दुकान पे आप लेने गए कि अंकल मुझे ना चार्ट चाहिए, 4 चार्ट चाहिए। वो कहता है एक बेटा एक चार्ट जो है 5 रुपए का है। एक चार्ट 5 रुपए का है, और 4 चार्ट कितने के हुए? तो मैंने क्या बताया था, अगर एक का हमें मूल्य पता है, वैल्यू पता है, और हमें 4 की निकालनी है, ज्यादा की निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक का 5 रुपए है, तो 4 के कितने हुए? 20 रुपए, ठीक है ना। ये यूनिटरी मेथड हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं। आपने सब्जी लेने जाना हो, कॉपी किताब लेने जाना हो, स्टेशनरी की दुकान पे जाना हो, या कहीं भी जाना हो, कोई भी चीज खरीदने जाना हो, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल आप रोजमर्रा करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं। अब एक चीज और है इसमें, इस रेशो को, इसको प्रोपोर्शन से यूनिटरी मेथड को कैसे रिलेट करते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये मैं आपको 2 मिनट में बस थोड़ी सी चीज बता रहा हूं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि यहां पर लिखो डेज और यहां पर लिखो रुपीज, ठीक है। यहां पर लिखा 10 दिन में उसने कमाए 3,000 रुपए, तो वो पूछ रहा 30 दिन में कितने कमाएंगे। देश के नीचे 30 लिख दो और यहां पर लिख दो क्वेश्चन मार्क के कितने कमाएंगे। इसको, ये जो है प्रपोर्शन की फॉर्म में हो जाएगा। डेज को डेज का रेशो बना दो, इसको इसका रेशो बना दो, तो हम इसको 10:30 इज इक्वल टू 3000:x कर लो। इसको मान लो, जैसे मैंने अलजेब्रा में बताया था कि अननोन वैल्यू, हमें नहीं पता ये वैल्यू क्या है, तो हमने उसको x लिख लिया। अब दो रेशियोज अगर इक्वल हैं तो ये आपके प्रोपोर्शन हो गए। अब यहां पर क्या चीज ध्यान देने की है, डेज यूनिट सेम है, इसका यूनिट सेम है, तो हमने रेशियो दोनों की बना ली और दोनों को इक्वल पुट कर लिया। तो ये इज इक्वल टू आया 10/30 इज इक्वल टू 3000/x, ये रेशियो बन गई। और फिर मैंने आपको बताया था इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आया 10 into x इज इक्वल टू 3000 into 30, और x यहां पर मल्टीप्लाइड है, इक्वेशन बन गई। इसको उधर ले जाओ तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9000, वही आंसर आ जाएगा जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं यूनिटरी मेथड को। आपने इससे नहीं करना है, या आपने सिर्फ यूनिटरी मेथड समझना है कि 10 दिन में हमने 3000 रुपए कमाए, तो 30 दिन में हम कितने रुपए कमाएंगे। उसका तरीका यही है कि इन 10 days वी अर्न ₹10,000, इन 1 day वी अर्न 3000 divided by 10, and in 30 days we will earn 3000 divided by 10 into 30, ठीक है, and it comes to be 9000। ये आपका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का खत्म हो गया है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। 3 एक्सरसाइजेस थी, 3 एक्सरसाइजेस के मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। वो क्वेश्चंस आपको शायद समझ में आ गए होंगे, चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, समझ के प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस को, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप क्लास अटेंड करते हो तो उसके बाद उसी दिन आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसी दिन मैंने जो कंसेप्ट समझाया है वो ध्यान में रहता है। 2-3 दिन बाद या अगले दिन आप करोगे तो कंसेप्ट आप भूल सकते हो, और प्रैक्टिस कर लोगे तो कंसेप्ट आपको रिमाइंड हो जाएगा, फिर आप जल्दी से क्वेश्चंस कर लोगे। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलोगे, कंसेप्ट नहीं भूलोगे। इसीलिए मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो।
थैंक यू वेरी मच।